हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स रिप्लाई जीएसटी सीरीज। आज हम यूजर्स की डिमांड पे टॉपिक लेके आए हैं जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे पास कई क्वेरीज आती हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उसके जीएसटी प्रोविजन से रिलेटेड। तो उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमने एक छोटा सा इस पे वीडियो बनाया है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। एक्सपोर्ट समझने से पहले आपको 4 टर्म समझनी पड़ेंगी जो जीएसटी में यूज की गई हैं। पहली टर्म है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तीसरा है जीरो रेटेड सप्लाई एंड फोर्थ इज डीम्ड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है, जिसमें सिंपली लिखा गया है कि टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है कि आप गुड्स जो हैं वो इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं, तो उसको वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मान लेते हैं। दूसरा है सेक्शन 26 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जो डिफाइन करता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसमें डेफिनेशन उन्होंने कंडीशंस लगाई हुई हैं। ये सारी कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए। पहली है कि द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, यानी जो सप्लायर है वो इंडिया में होना चाहिए। जो रिसिपिएंट है वो आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए। पेमेंट जो है वो आपकी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव होनी चाहिए। यहाँ पे एक अमेंडमेंट आई थी कि इंडियन आईएनआर में भी परमिटेड है वेयर एवर अप्रूव्ड बाय द आरबीआई। तो ये कंडीशंस उन्होंने लगा रखी हैं कि कब आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा किसी सर्विस को। तीसरी टर्म है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई जो है वो सेक्शन 16(1) में डिफाइन किया गया है। 16(1) में उन्होंने कहा है कि जीरो रेटेड सप्लाई किसे मानेंगे हम, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और यूनिट और डेवलपर। तो ये आपका जीरो रेटेड सप्लाई को उन्होंने डेफिनेशन दी। फोर्थ है डीम्ड एक्सपोर्ट। इस पे दोस्तों हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज ये काफी लंबा टॉपिक है डीम्ड एक्सपोर्ट का अपने आप में, इसलिए हम इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको इसके प्रोविजन बता देते हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो कैसे कैसे हो सकता है और किस कौन कौन से ऑप्शन यूजर के पास होते हैं जिनसे वो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे यूजर के पास 2 ऑप्शन होते हैं एक्सपोर्ट करने के। पहला तो है कि वो सिंपल जो है वो टैक्स दे के एक्सपोर्ट कर दे। ये लिखा गया है सेक्शन 16(3)(b) ऑफ आईजीएसटी एक्ट। दूसरा ऑप्शन है कि अगर वो टैक्स नहीं देना चाहता एक्सपोर्ट पे, फर्स्ट ऑप्शन में वो टैक्स दे देता है और वो उसका फिर वहां पे रिफंड क्लेम कर सकता है जो भी उसने टैक्स दिया है। दूसरा है कि अगर वो रिफंड नहीं क्लेम करना चाहता अपने टैक्स का और वो टैक्स देना ही नहीं चाहता एक्सपोर्ट पे, जो उसकी आउटवर्ड एक्सपोर्ट है उसके ऊपर, तो उसमें ऑप्शन दिया गया है नो टैक्स का। ये ऑप्शन आपको मिलेगा सेक्शन 16(3)(a) ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। अब आप इसमें एक नोटिफिकेशन इशू हुई थी गवर्नमेंट की 37/2017 सेंट्रल टैक्स। इस नोटिफिकेशन में अगर यूजर टैक्स नहीं देना चाहता तो उसको 2 ऑप्शन दिए गए थे। पहला एलयूटी, दूसरा बॉन्ड। यानी अगर वो इस नोटिफिकेशन के अंदर एलिजिबल है, एलिजिबल फॉर एलयूटी, इस नोटिफिकेशन में कंडीशन दी हुई है कि अगर वो एलिजिबल है तो वो सिंपल एक एलयूटी फाइल कर सकता है। आजकल तो दोस्तों एलयूटी ऑनलाइन फाइल हो रही है। शुरू में तो जब जीएसटी आया था तब उसमें मैनुअल डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते थे, बट अब कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता। अब सिंपल ये एलयूटी नहीं, एक तरह की डिक्लेरेशन है कि हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हाँ हम सारा अपना एक्सपोर्ट जो है वो जेन्युइन करेंगे। आप एक ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। इसका प्रोसेस भी सर्कुलर में लिखा हुआ है पूरा, सर्कुलर नंबर 40/2018, 6 अप्रैल 2018 को ये सर्कुलर आया था। बट इसमें कैच ये है कि आप एलिजिबल होने चाहिए। एलिजिबल कौन होता है उसमें कंडीशन लिखी हुई है कि अगर हम आपको एलिजिबिलिटी बताएं कि बॉन्ड की जो एलिजिबिलिटी है वो देखिए, ये एलिजिबिलिटी है। एलिजिबल ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट द कैटेगरी ऑफ पर्सन स्टेटेड बिलो, यानी इन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे पर्सन जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो नॉट एलिजिबल कौन है, पहला जो किसी लॉ में प्रोसिक्यूट हुए हैं अंडर एनी लॉ, अंडर द फॉलोइंग लॉ, यानी सीजीएसटी एक्ट में प्रोसिक्यूट हुए हैं या आईजीएसटी एक्ट में हुए हैं या किसी भी और एग्जिस्टिंग लॉ में हुए हैं। उनका जो अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड था वो 2.5 करोड़ से ज्यादा था।
तो यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती हैं तो फिर आप एलयूटी के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर आपको बॉन्ड में ही जाना पड़ेगा। बट नॉर्मली केस में दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं, तो 90% ऑफ द यूजर जो है वो सिंपल अपना काम एलयूटी से चला सकते हैं, एलयूटी फाइल करके। आपको बॉन्ड में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, इफ नॉट एलिजिबल फॉर एलयूटी, तो दोस्तों फिर आपको एक बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा। बॉन्ड के लिए आपको एफडी करानी पड़ती है, फिर उस एफडी को प्लेज करके आपको डिपार्टमेंट में रखना पड़ता है। तो ये लेंदी प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ना जाके हम सिंपली एडवाइस करते हैं कि सिंपल आप एलयूटी फाइल कर दीजिए और अपना एक्सपोर्ट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलयूटी जो है वो हर ईयर के लिए सेपरेट फाइल करनी पड़ती है। ये 1 साल के लिए एक एलयूटी फाइल करनी पड़ती है, एलयूटी पर ईयर। ये आप एक बार फाइल कर दीजिए, उसके बाद आपको ड्यूरिंग द ईयर कुछ फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। आप अपना एक्सपोर्ट करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये एलयूटी फाइल करनी पड़ती है एक्सपोर्ट करने से पहले, बिफोर एक्सपोर्ट। हमारे पास दोस्तों कई यूजर आते हैं जो कहते हैं कि हम एलयूटी फाइल करना भूल गए और हमारा पास अब क्या करें, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया बट एलयूटी फाइल करना ही भूल गए। तो उसमें देखिए दोस्तों, वैसे तो लॉ यही कहता है कि आपको जो है वो एलयूटी बिफोर एक्सपोर्ट फाइल करनी है, बट हमारे पास कुछ जजमेंट हैं हाई कोर्ट से फेवर में आ रखी हैं एसएससी के, जिसमें वो फाइल करना भूल गए थे। तो डिपार्टमेंट ने यही कहा कि ये प्रोसीजरल कंप्लायंस था, एसएससी करना भूल गया, कोई बात नहीं अब कर देगा, बट उसका जो एक्सपोर्ट बेनिफिट है वो आप डिनाई मत कीजिए। तो हम उस हाई कोर्ट की जजमेंट का कवर ले लेते हैं और उसको एक शील्ड बना के उसका केस निकाल लेते हैं। बट आप ऐसी गलती मत करिएगा, अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आप ज़रूर एलयूटी अपनी फाइल करके चलिएगा। आपको बता देते हैं ये कंडीशन जो है नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, आप इस नोटिफिकेशन में जाके ये कंडीशन चेक कर सकते हैं। एलयूटी फाइल करने के बाद कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि अगर आपने एलयूटी फाइल कर दी, अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट नहीं किया तो फिर आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर 1 साल के अंदर आपने एक्सपोर्ट कर दिया बट उसका पेमेंट नहीं आया तो भी आपको सारा टैक्स और विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा 2 कंडीशंस कि आपको एक्सपोर्ट करना है 3 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर आपकी पेमेंट आ जानी चाहिए। ये एलयूटी और बॉन्ड में हमने कुछ कंपैरिजन बनाया है छोटा सा। एलयूटी विल बी वैलिड फॉर एंटायर फाइनेंशियल ईयर, जैसा मैंने आपको बताया कि 1 साल के लिए एक एलयूटी अप्लाई करनी पड़ती है, उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता। देयर इज नो नीड टू सबमिट एनी फिजिकल डॉक्यूमेंट, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना है, सिर्फ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जाके फिल कर दीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तीसरा, देयर इज नो अप्रूवल, एलयूटी जो है वो डीम टू बी एक्सेप्टेड मान ली जाती है, जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट करी उसका कोई अप्रूवल नहीं आता है। एलयूटी का कंसेप्ट है कि एलयूटी इज वैलिड अनलेस रिजेक्टेड बाय द ऑफिसर, यानी जैसे ही आपने एलयूटी फाइल कर दी वो आपकी वैलिड है। एलयूटी इज वैलिड अनलेस रिजेक्टेड बाय ऑफिसर, यानी डीम्ड अप्रूव्ड होती है ये जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तुरंत आपकी इमीडिएटली अप्रूव हो जाती है। बॉन्ड में दोस्तों फिर एक आपको रनिंग बॉन्ड मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे तो आपको मैंने बताया कि आपको डिपॉजिट कराना पड़ता है, एफडी में रखनी पड़ती है, और जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में आपको अपना बॉन्ड मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो फिर आपको बॉन्ड भी बढ़ाना पड़ता है, बिकॉज ये प्रोपोर्शन में चलता है दोनों चीज़ें, बॉन्ड और एक्सपोर्ट। तो बॉन्ड के केस हम प्रेफर नहीं करते किसी को भी बॉन्ड के लिए, हम जनरली एलयूटी में ही प्रेफर करते हैं। तो ये फ्रेंड दोस्तों छोटी सी एक हमारी वीडियो है एक्सपोर्ट के ऊपर। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा, हम आपको उसका आंसर देंगे। थैंक यू।